दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला करने का दावा किया है। आईडीएफ के अनुसार इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के एक अहम कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमले के बाद इमारतें मलबे में तब्दील होती दिखाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक ये कमांड सेंटर हिजबुल्लाह के ऑपरेशन गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। आईडीएफ की इस कार्रवाई से दोनों देशों में हालात और गंभीर हो सकते हैं और संघर्ष के और व्यापक होने का खतरा भी बढ़ गया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजराइल के काफर कासिम इलाके में भारी तबाही का वीडियो सामने आया है। मिसाइल का मलबा गिरने से हुए जोरदार धमाके में 6 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने सेंट्रल इजराइल में फिर से मिसाइल हमले की चेतावनी जारी की है। काफर कासिम से सामने आए वीडियो में हमले की भयावहता साफ देखी जा सकती है। सायरन बजते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से बाहर निकलकर भागने लगे। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और मिसाइल का मलबा सड़क पर आ गिरा। इस ब्लास्ट के कारण वहां खड़ी गाड़ी हवा में उछलकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद इजराइल की इमरजेंसी और रेस्क्यू यूनिट्स को काफर कासिम के प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। आईडीएफ ने नागरिकों को अगले कुछ मिनटों तक सावधान रहने और सायरन बजने पर बंकरों में रहने की सलाह दी है। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर एक लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हो गया। लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक करौल इलाके में बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए। लैंडस्लाइड का ये मलबा हाईवे के दोनों तरफ फैल गया, जिससे दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासन ने रास्ते की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। ट्रैफिक अधिकारियों ने यात्रियों से फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। सकते हो क्या कंडीशन है। रियासी के दूर दराज इलाके से मानवता को झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों पर भी सवाल खड़े करती है। यहाँ थुरू तहसील की पंचायत कांटी ए में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ग्रामीणों को अपने बीमार परिजनों को पालकी में उठाकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग एक मरीज को लकड़ी की पालकी में बिठाकर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से गुजर रहे हैं। हर कदम पर खतरा है, लेकिन उनके पास मरीज को इस तरह लेकर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद उनके गांव के लिए हालात जस के तस हैं। और ये देख सकते हो अभी कम से कम इनको 3 दिन। अनंतनाग में कोकरनाग के संगम में ट्यूलिप गार्डन इन दिनों पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये गार्डन शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने माउंटेन रिसर्च स्टेशन में विकसित किया है। यहाँ रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों ने इस पूरे बाग को खूबसूरती से भर दिया है। यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्यूलिप्स के तहत तैयार इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद उच्च गुणवत्ता वाली ट्यूलिप किस्मों का विकास करना है। ये ट्यूलिप गार्डन दक्षिण कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक खिले हुए फूलों की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिल तारीफ है। बहुत सारे वैराइटीज़, अगर मैम ने ऑलरेडी आपको कहा है कि मोर देन 30 वैराइटीज़ है, तो कास्ट का ये इनिशिएटिव जो है कि हम यहाँ पे बल्ब्स तैयार करेंगे और उसके बाद जो है हम बाहर से लाते हैं, तो वहाँ पे हम इनको फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको चैत्र नवरात्र की अष्टमी के मौके पर पुंछ में माता मंदिरों में पूजा अनुष्ठान के साथ बड़ी संख्या में कन्या पूजन भी किया गया। दुर्गा अष्टमी के मौके पर तड़के से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें खासकर महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की और परिवार के साथ समाज की सुख समृद्धि की कामना की।
इस दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अपने घरों और मंदिरों में छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया। कन्या पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने कन्याओं को हलवा, पूरी और नारियल का भोग लगाया। साथ ही दक्षिणा और उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों का मानना है कि नवरात्र में मां की उपासना से आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। श्रीनगर के हब्बा कदम में रामनवमी के मौके पर ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर को 36 साल बाद फिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। 1990 में आतंकवाद की भेंट चढ़े इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे नई पहचान दी गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रीनगर के डीसी अक्षय लाबरू ने कहा कि 3 दशकों से अधिक समय के बाद मंदिर का खुलना सभी के लिए खुशी की बात है और प्रशासन हर श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। इस अवसर पर बीजेपी के संगठन महामंत्री अशोक कौल भी पहुंचे। वहीं कश्मीरी पंडित समुदाय ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। गुलमर्ग इन दिनों देश विदेश के पर्यटकों से गुलजार है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं और प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र गुलमर्ग की गोंडोला सवारी बनी हुई है। सुबह तड़के से ही पर्यटक गोंडोला की सवारी का आनंद लेने के लिए पहुंचना शुरू कर देते हैं। हालात ऐसे हैं कि केबल कार की सवारी के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। बावजूद इसके पर्यटकों में उत्साह कम नहीं होता। पर्यटक गोंडोला सेवा के बेहतर प्रबंधन की जमकर तारीफ भी करते हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ और रोमांचक गोंडोला राइड इसे एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं जो साल भर पर्यटन का केंद्र बना रहता है। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित पूषा कृषि विज्ञान मेले में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस तकनीक के बारे में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने बताया, इस आधुनिक विधि से बिना मिट्टी के टमाटर, शिमला मिर्च और पाक चोई जैसी फसलें उगाई जा सकती है। जहां पारंपरिक खेती में इन फसलों को तैयार होने में करीब 40 दिन लगते हैं, वहीं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से महज 25 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में रखा जाता है। साथ ही जड़ों को सहारा देने के लिए कोकीपिट, परलाइट और रॉकवूल जैसे माध्यम इस्तेमाल होते हैं, जबकि पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य आवश्यक तत्व मिलाए जाते हैं। ये तकनीक भविष्य की खेती के रूप में तेजी से उभर रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेट्यूस है, पॉकचोई है, कैप्सिकम है और 2 तरह का ही टमाटर है। और ये हमने जो की है ये नर्सरी भी उत्पादन की है बिना मिट्टी के। तो ये सारा उत्पादन हमारा हाइड्रोपोनिक्स का है। टमाटर की क्वालिटी देख सकते हैं। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री का काफिला सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक एक छोटा बच्चा सड़क की ओर दौड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चा जिस तेजी से सड़क की ओर बढ़ा, उसी फुर्ती से वहां तैनात एक सतर्क महिला सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसने अगर फुर्ती दिखाते हुए बच्चे को समय रहते नहीं पकड़ा होता तो संभावित दुर्घटना हो सकती थी। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह महिला सिपाही ने अपनी तत्परता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बच्चे की जान बचाई। लोगों ने महिला सिपाही की सराहना की है। रामनवमी के पावन अवसर पर नौशहरा में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा ठाकुर मंदिर से संतोष दास मोनी जी महाराज की सानिध्य में निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, खासकर महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया और पूरी यात्रा मार्ग में जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया। यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का चित्रण किया गया।
जगह जगह स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और प्रसाद और जलपान की व्यवस्था की गई। संतोष दास मोनी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श हमें सत्य, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज जम्मू कश्मीर मुशर्रा ठाकुर द्वारा राजा रामचंद्र भगवान के सानिध्य में भी हमारी निशारे की प्रजा और चारों तरफ से सब लोग आज ठाकुर द्वारा राजा रामचंद्र भगवान के सानिध्य में राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में महावीर मंदिर के मद्देनजर खासी तैयारियां चल रही हैं और इसमें सबसे खास बात प्रसाद को लेकर है। गैस संकट के मद्देनजर करीब 12,000 किलो प्रसाद तैयार करने के लिए बाहुबली इंडक्शन लगाए गए हैं, जिससे कारीगर दिन रात प्रसाद तैयार करने में जुटे हैं। ये बाहुबली इंडक्शन खास तौर से गुजरात से मंगाए गए हैं, जो बिजली से चलते हैं और बड़े पैमाने पर तेल गर्म करने की सुविधा देते हैं। इसमें तापमान डिजिटल पैनल से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रसाद बनाने की पूरी प्रक्रिया पवित्रता और शुद्धता के साथ होती है और इन्हें कुशल कारीगर पूरी शुद्धता के साथ तैयार करते हैं। 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो पैकेट में इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। इंडक्शन बेस्ड चूल्हा भी गुजरात से मंगाया है और उस पर भी तैयारियां चल रही हैं और जगह जगह पर काउंटर्स, नैवेद्य में काउंटर्स लगाए जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे रास्ते में भी बहुत जगह नैवेद्य में काउंटर्स लगे हैं। उधमपुर में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने कुलदी गांव में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष 31 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण अभियान के तहत बीपीएल परिवार के तहत आने वाली 35 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को लेडीज डिजाइनर सूट बनाने की तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे वो आधुनिक फैशन मार्केट में अपनी प्रतिभा के साथ टिक सकें और स्थायी आजीविका सुनिश्चित कर सकें। यहाँ प्रशिक्षण ले रही महिलाएं आत्मविश्वास और कौशल का अनुभव कर रही हैं। इसको ट्रेनिंग दी जा रही है और मतलब कि जहाँ बीपीएल कैंडिडेट्स हैं सारे, मुझे बेसिक स्टिच तक नहीं आते थे। अब मतलब कि मैं सिल लेती हूँ और यहाँ के बहुत कुछ सीख है। हमारी आरशेट्टी का भी यही मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएल कैंडिडेट्स को जो है वो रोज़गार बनाना सिखाएं, स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इनको ये भी सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली मीडिया ने युद्ध विराम को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार तक युद्ध विराम की बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब इस तारीख पर टिक गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब सीधे टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, ताकि इस भीषण युद्ध को और बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि इस संभावित शांति वार्ता से इजराइल बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है और वहां की मीडिया के अनुसार ईरान के साथ किसी भी तरह की नरम बातचीत को लेकर इजराइल ने आपत्ति जताई है। ट्रंप की ओर से दी गई 5 दिनों की अहम मोहलत भी इसी शनिवार को खत्म हो रही है, जिससे इस दावे को और बल मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या शनिवार को वाकई हथियारों की गूंज शांत होगी या फिर ये सिर्फ एक नई रणनीति का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने लंबी दूरी के घातक मिसाइलों से इजराइल के दिल यानी तेल अवीव को निशाना बनाया है। इस हमले के तुरंत बाद पूरे शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगे और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए। इजरायली मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह हमला हाल के दिनों का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला साबित हुआ है। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों और हिजबुल्लाह की मिसाइलों के बीच हुई भिड़ंत से पूरा आसमान रोशनी से भर गया और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। फिलहाल इस हमले में हुए जानमाल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव को एक और नए और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया।
लेबनान के धाई इलाके से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के समर्थकों ने इजरायली सेना पर हुए हालिया हमले का जमकर जश्न मनाया। इस हमले ने इजरायली खेमे में खलबली मचा दी है, जिसमें दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर लड़ रहे एक सैन्य अधिकारी समेत 4 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। जैसे ही इस सैन्य कार्रवाई की खबर लेबनान के रिहायशी इलाकों तक पहुंची, लोग सड़कों पर उतर आए और जीत के नारे लगाने लगे। धाई की गलियों में जश्न का माहौल है और हिजबुल्लाह के समर्थक इसे अपनी बड़ी सामरिक जीत मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद इजरायली सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है और जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस घटना ने जंग के मैदान में नई हलचल पैदा कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में एक नन्ही बच्ची भी शामिल नजर आई। इस वायरल वीडियो में ये छोटी सी बच्ची बड़े ही जोश के साथ दोनों देशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बच्ची आगे आगे चल रही है और प्रदर्शनकारी पीछे पीछे नारेबाजी करते चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये क्लिप तेजी से फैल रही है। ये वीडियो ईरान के मौजूदा हालातों और वहां के लोगों में फैली नाराजगी की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। ऐसे प्रदर्शन में बच्चों का शामिल होना ये दिखा रहा है कि वहां का तनाव अब हर पीढ़ी के दिलों तक पहुंच चुका है। ये खौफनाक मंजर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजावाड़ी में खचाखच भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पद्मा नदी में जा गिरी, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। इस भयानक हादसे में अब तक 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग अपने परिवार के साथ ईद मनाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ये हादसा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक नदी का बहाव तेज होने के चलते बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है और पानी में डूबे लोगों को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम से रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बस और लॉरी के बीच भीषण टक्कर के बाद मातम फैल गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बस कंकाल में बदल गया है, तो वहीं लॉरी पलटी हुई नजर आ रही है। आसपास धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बस जगतियाल से विंजामूर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी टक्कर सामने से आ रही लॉरी से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते बस आग के गोलों में तब्दील हो गई और यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस भयानक आग की चपेट में आने से 13 यात्रियों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई। यूपी के रायबरेली से खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर दौड़ती एक प्राइवेट बस अचानक आग का गोला बन गई। ये भयानक हादसा तब हुआ जब बस सर्विस की ये बस रायबरेली की तरफ जा रही थी। गनीमत ये रही कि जैसे ही बस से धुआं और लपटें उठती दिखी, यात्रियों ने सूझबूझ दिखाई और फौरन नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और तकनीकी खराबी थी।
यूपी के लखीमपुर खीरी से बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां निघासन कोतवाली के शीतलपुरवा गांव में भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। अज्ञात कारणों से लगी इस भयानक आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गांव की 8 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गरीब ग्रामीणों को अपना सारा सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मेहनत की कमाई राख में तब्दील हो गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के घरेलू सामान और अनाज जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते नुकसान काफी ज्यादा हो गया। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया गया। पच्चीस साल के लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। हालांकि पहले इसका उद्घाटन जनवरी या फरवरी में होने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से डेट आगे बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के दौरे में होंगे और इस दौरे में वो बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसके पहले चरण यानी कि फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक पीएम सुबह 11:30 बजे जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे वो पहले फेज का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।